बात करते हैं आपके मेमोरी टेक्निक के बारे में, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं आपके वन डे बिफोर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं। यहां पर बात करते हैं कि लीन सिस्टम में आप क्या करते हो, वर्कफ्लो को ऑप्टिमाइज करते हो, रिड्यूस करते हो वेस्ट को। ठीक है, कैसे आप ऑप्टिमाइज करोगे अपने वर्कफ्लो को और वेस्ट को रिड्यूस करोगे, जिसके लिए आपने तीन बातें देखी। डब्ल्यू का मतलब यहां पर क्या हो गया, वेस्ट मिनिमाइजेशन, बिना प्रोडक्टिविटी में सेक्रीफाइस किए हुए और वर्कफ्लो को ऑप्टिमाइज करते हुए, यानी कि वेस्ट मिनिमाइजेशन करोगे। पहले डब्ल्यू का मतलब, दूसरे डब्ल्यू का मतलब विदाउट प्रोडक्टिविटी। दोस्तों लीन सिस्टम जैसे आएगा ये तीन बात जरूर लिखना, वेस्ट मिनिमाइजेशन, विदाउट प्रोडक्टिविटी, सैक्रिफाइस, थ्रू वर्कफ्लो ऑप्टिमाइज। उसके जहां तक हम लोग बात करते हैं कि कई तरह के वेस्ट होते हैं, जिसका हम लोगों ने मेमोरी टेक्निक यहां पर देखा। वेस्ट यानी कि डब्ल्यू का मतलब वेटिंग, ए का मतलब अबव यानी कि ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेस, और उसके बाद जो है ना एस को यहां पर साइलेंट है क्योंकि हम लोग मोशन के साथ जनरली स्लो मोशन समझते हैं, लेकिन यहां पर मोशन ज्यादा होता है तो मोशन। उसके बाद टी का मतलब ट्रांसपोर्टेशन और एक्सेस इन्वेंट्री। ये 7 तरीके के करीब वेस्ट होते हैं। यहां पर 2 पॉइंट छिप गया, ओवर प्रोडक्शन और ओवर प्रोसेस में, तो यानी कि वेस्ट मेमोरी टेक्निक से आप इसको याद रख सकते हो। फिर जहां तक बात करते हैं लीन के प्रिंसिपल के बारे में और लीन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो थोड़ी देर के बाद हम लोग जानेंगे। यहां पर हम ये समझते हैं कि जो लीन के टेक्निक्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो मान लीजिए आपका एक जैक्स नाम का फ्रेंड है जो कि टीसीएस में काम करता है। तो जैक्स का मतलब जस्ट इन टाइम काइजन 5S। ठीक है, जस्ट इन टाइम काइजन और 5S। और टीसीएस में टी का मतलब टीपीएम, सी का मतलब सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम लोग वन पीस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, और 6 सिग्मा। ठीक है, ये सब जो होते हैं टेक्निक्स होते हैं लीन के। अब जहां तक हम लोग प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो ये जितने भी प्रकार के आपको टेक्निक्स दिख रहे हैं ना, उसमें कुछ एक खास प्रिंसिपल होते हैं। ये सब के सब चाहते हैं एक बार में सब कुछ सही कर देने का, परफेक्ट इन फर्स्ट टाइम। क्या कोई फर्स्ट टाइम में परफेक्ट होता है? लेकिन यहां पर कहा गया है कि जी हाँ, आपको करना है। उसके बाद आर का मतलब रिड्यूस वेस्ट, और आई का मतलब इंप्रूव, कंटिन्यू इंप्रूव करने के लिए, और एन का मतलब नचीला, जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल बोलते हैं। तो प्रिन यानी कि प्रिंसिपल से ही आ गया। जो लीन में आपका जो प्रिंसिपल होगा वो PRIN करके आप याद रख सकते हो। यहां पर एन का मतलब नचीला है, जिसको आप फ्लेक्सिबल लिखोगे। ठीक है, परफेक्ट इन फर्स्ट टाइम, रिड्यूस वेस्ट और इंप्रूव कंटिन्यू, और उसके बाद फ्लेक्सिबल। उसके जहां तक बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है यहां पर लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का भी 3 वर्ड हम चुराते हैं, CHA। सी का मतलब होता है कंटिन्यूअस फ्लो। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो। और यहां पर बात करते हैं जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसके बाद कंटिन्यूअस आप जो है ना प्रोसेस टाइम को रिड्यूस करने के वेज ढूंढते हो, तो वेज फाइंड, लगातार वेज फाइंड करते हो। यानी कि देखो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया कि लगातार फ्लो ऑफ प्रोडक्शन देखते हो, लगातार जो है ना इंप्रूवमेंट करने का, प्रोसेस टाइम को कम करने का टाइम देखते हो। उसके बाद एच का मतलब हीरो नहीं जीरो, याद रखो एच का मतलब हीरो नहीं जीरो। जीरो वेटिंग टाइम और जीरो इन्वेंट्री, ये टारगेट रहता है आपका जहां पर लीन सिस्टम में। और उसके बाद ए का मतलब आवाहन यानी कि पुल प्रोसेस, ए का मतलब आवाहन यानी कि पुल प्रोसेस, यानी कि ऑन डिमांड आप प्रोडक्शन करके देते हो लीन सिस्टम में, आप जो है ना इन्वेंट्री नहीं रखते हो। अब यहां पर बात करते हैं कि जस्ट इन टाइम भी कहता है कि हमको प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना है और वेस्ट को मिनिमाइज करना है। ये सब तो वेस्ट मिनिमाइजेशन के लिए ही था, तो एक पॉइंट तो सब में पक्का है, वेस्ट मिनिमाइजेशन। तो प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है। अब यहां पर 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक जस्ट इन टाइम आएगा, एक जस्ट इन प्रोडक्शन आएगा, और तीसरा आएगा जस्ट इन टाइम परचेजिंग। तो जस्ट इन टाइम अगर केवल वर्ड यूज किया गया है तो ये एक ब्रॉड टर्म है, बड़ा टर्म है। यहां पर प्रोक्यूर करना, प्रोसेस करना और प्रोसेस प्रोड्यूस करना, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगी तभी तुम प्रोक्यूर करोगे, जब तुमको चाहिए तभी प्रोसेस या प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन का मतलब होता है ऑन टाइम, ऑन डिमांड, यानी कि आवाहन करना, जो हम लोगों ने देखा था पुल सिस्टम का यूज करना। जब हमको ऑर्डर आएगा तभी हम उसको पूरा करेंगे। जस्ट इन टाइम परचेसिंग में क्या था कि जस्ट बिफोर प्रोडक्शन हम लोग रिसीट एंड यूज करेंगे। अभी जस्ट इन टाइम में ये सब खासियत है। अब यहां पर बात करते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करना क्या इतना आसान रहेगा? नहीं, आसान नहीं रहेगा। हमको सबसे पहले सप्लायर से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सप्लायर को बोलना पड़ेगा बॉस तुम एग्जैक्ट टाइम पर हमको पहुंचा दोगे, ना केवल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचाओगे बल्कि डायरेक्ट हमको फैक्ट्री फ्लोर पे पहुंचा के दोगे। फ्लोर पे ही नहीं पहुंचाओगे, डायरेक्ट मशीन में ही पहुंचा के दोगे। ड्रॉपिंग ऑफ प्रोडक्ट एट द स्पेसिफिक मशीन। वाह रे सप्लायर, तुम तो हमको एग्जैक्ट टाइम पर भी दोगे, डायरेक्ट फ्लोर पर भी दोगे, मशीन में भी डाल के दोगे। तो सप्लायर टेंशन में आ गया, बोला तुम इंस्पेक्शन कब करोगे? हम तो तुम्हारे मशीन में डायरेक्ट डाल देंगे। तो बोलेंगे कि हमारा इंजीनियर तेरे जो साइट पर जाएगा और वो खुद ही वहां पर वेरीफाई करेगा। फिर बोलेगा सप्लायर हमसे दूसरा सवाल कि तुमको कैसे पता चलेगा कितना ऑर्डर देना है? हम बोलेंगे हमारे पास जो है ना EDI सिस्टम है ना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम है ना, वो हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी लगभग बताता है सही, हमने टेक्नोलॉजी लगा रखी है। उसके बाद दूसरी समस्या, सप्लायर की समस्या यहां पर हल हो गई। अब मशीन की बात करते हैं। मशीन का सेटअप टाइम कम से कम रखेंगे, एक मशीन से दूसरे मशीन को स्ट्रीमलाइन करेंगे ताकि टाइम वेस्ट वहां पर ना हो, अपने लोगों का ट्रेनिंग देंगे और अकाउंटिंग सिस्टम में अल्टरेशन करेंगे। इन्हीं सब बातों को हम डिटेल में देखेंगे, जिससे कंसेप्ट
कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। सबसे पहले सप्लायर को बोला है कि बेटा एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट डेट पे तुम हमको रॉ मटेरियल दोगे, ठीक है, ना केवल डायरेक्ट प्रोडक्शन फ्लोर पर दोगे, तुम्हारे घर पर इंजीनियर आके इंस्पेक्शन भी करेगा और हमारे पास ईडीआई सिस्टम लगा हुआ है जिससे हमको पता चल जाएगा एग्जैक्ट हमको कितना क्वांटिटी चाहिए और तुम ड्रॉप करोगे स्पेसिफिक मशीन पर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो सप्लायर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उसका हमारा टारगेट क्या है कि WIP हमारा रिड्यूस हो, डिफेक्ट हमारा रिड्यूस हो और स्क्रैप कॉस्ट। डिफेक्ट कैसे रिड्यूस होगा? जो इंजीनियर के साथ हमारे जो इंजीनियर जो है अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल उनके जगह पर ही जाकर इंस्पेक्ट करके छाट चुका है पहले ही। उसके बाद बात करते हैं लेस सेटअप टाइम। ये बड़ा अच्छा चीज है कि लेस सेटअप टाइम। सेटअप टाइम को लेस कैसे करेंगे यहां पर बोला गया है, ये बात जरूर से लिखना कि मेक वीडियो टेप फॉर टिपिकल सेटअप। जो भी टिपिकल सेटअप होंगे उसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करके भाई साहब लोगों को दे दो ताकि उन लोगों को इसमें प्रोसेस में दिक्कत हो। तो जैसे यूट्यूब पर वीडियो देखते कि आप बहुत सारे काम करते हो ना, वैसे ही वीडियो टेप बनाओ टिपिकल सेटअप के लिए। लॉन्ग रन रिजल्ट में आपको पता चलेगा कि पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हुआ है अगर सेटअप टाइम में आप चेंज करोगे तो। फिर बोलता है स्ट्रीमलाइन मशीन फ्लो, यानी कि मशीन टू मशीन जो है ना फ्लो हो सके इसलिए अच्छे तरीके से ऐसा सिस्टम बनाओ। अब हम बात करते हैं कैनमैन कार्ड के बारे में। कैनमैन कार्ड के बारे में यहां पर बोलता है कि कैनमैन कार्ड जैसे ही आता है ना तो आपको एक बात याद रखना है कि आपका जो विजुअल यानी कि आंखों से देखने में थोड़ी सी दिक्कत थी आपको, तो आप पुल में साइकिल लेकर मटेरियल लाने के चले गए, पुल के अंदर साइकिल लेकर मटेरियल लाने के मटेरियल लाने के लिए चले गए। वो भी किसके लिए? यहां पर नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। अब इत्तेफाक की बात यह है कि आप नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए काहे को मटेरियल लाने के लिए चले गए, यानी कि आंखें नहीं दिमाग खराब है यहां पर। इसका मतलब कैनमैन कार्ड हमको ये सब वर्ड बताता है। पहला बोलता है विजुअल, यानी कि यहां पर विजुअल एंड नोटिफिकेशन बेस्ड क्लू, यानी कि अगले मशीन को कितना क्वांटिटी चाहिए ये हमको विजुअल और नोटिफिकेशन के आधार पर मिलता है। यहां पर पुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री फॉलो की जाती है। उसके बाद साइकिल का मतलब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम रिड्यूस होता है और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मटेरियल सही समय पर मशीन को पहुंचा के दिया जाता है जिसको जितना चाहिए। उसके बाद यहां पर बात करते हैं ये जो कैनमैन होता है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी एप्लीकेबल होता है। उसके बाद यहां पर हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे डिसाइड करना पड़ता है, तो कुछ सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है और कुछ जो कंज्यूम हम करेंगे लीड टाइम के दौरान जब तक हमारे पास आएगा डिवाइडेड बाय कैनमैन साइज। इस तरीके से रिक्वायरमेंट हमको पता चलता है, यानी कि हमारे पास जो कुछ सेफ्टी के लिए स्टॉक रखा हुआ है प्लस जो हमको कुछ कंजम्पशन के लिए जो है ना ड्यूरिंग द लीड टाइम हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे कैनमैन साइज से। कैनमैन साइज में जो है ना आपका C मल्टीप्लाई बाय LT, उसके बाद L और S ये सब फॉर्मूला करके दिया गया था, लेकिन इसका फुल फॉर्म ही याद रखना आसान है कि कैनमैन साइज कैसे निकालेंगे, तो कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय लोकेशन और उसके बाद जो है ना स्मूथ फैक्टर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस पर प्रैक्टिकल सॉल्व करके। अब हम बात करते हैं ग्रुप मशीन इनटू वर्किंग सेल, यानी कि यहां पर हम लोग स्मॉल क्लस्टर ऑफ मशीन बनाएंगे। देखिए ये एक आदमी है और इन्होंने इसको जो है ना जो भी काम करना है तो इस तरह से गोल करके मशीन को एक दूसरे के बाद यहाँ का आउटपुट इसमें डालेगा, यहाँ का आउटपुट इसमें डालेगा, इस तरह स्मूथली ये फॉल करेगा, ठीक है। और ये इस चीज को ऑब्जर्व करते रहेगा, कहीं पर जो है ना कुछ गड़बड़ रहेगा तो तुरंत वहां पर जाके वो मैनुअल अपना काम करेगा। तो यहां पर बोला कि स्मॉल क्लस्टर ऑफ मशीन्स बनाओ, मशीन्स को अलग अलग छोटे छोटे जो मशीन्स होते हैं उसको ना स्मॉल क्लस्टर बनाओ और एक सिंगल मशीन ऑपरेटर, ये जो बंदा दिख रहा है आपको मेरी गंदी सी फोटो में, ठीक है, वो ऑपरेट करेगा। उसके बाद बोलते हैं कि सिंपल एंड जो यहाँ पर सिंपल एंड स्मॉल मशीन होगा रिकॉन्फ़िगर करना आसान होगा, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा और प्रोडक्शन फैसिलिटीज, यहाँ पर ये सारे पॉइंटों को आप ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैनमैन और जो यहाँ पर मशीन सेल दोनों क्या एक साथ यूज किए जा सकते हैं? हाँ यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में एक्सक्लूडिंग नहीं है, मतलब एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो जिट में हम लोगों ने बात की थी कि एम्प्लॉय लोगों को, वर्कफोर्स लोगों को भी हमको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो वो लोग ऑपरेट कर पाएं अलग अलग मशीन को, लिमिटेड मेंटेनेंस वो खुद से कर पाएं, वो एरर को स्पॉट कर पाएं, उसके अलावा वो मशीन को बंद कर पाए जब उनको कोई प्रॉब्लम दिखाई दे और रिपेयर टीम से कम्युनिकेट कर पाए। ये सारी बातें हमको उसको ट्रेन करनी पड़ेगी। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं, हमने वहाँ पर देखा था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग होता है उसमें भी अल्टरेशन करेंगे। तो अब तक हम लोग हर बात के लिए वेरिएंस रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन यहां पर कुछ बातों के लिए, बेसिक इशू को के लिए हम लोग वेरिएंस रिपोर्टिंग नहीं करेंगे और जो अल्टरेशन करना पड़ेगा सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम में, वो क्या क्या करना पड़ेगा। यानी कि हमारे को यहां पर बताया गया है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जब हम प्रोडक्शन करते रहते हैं तो लगातार प्रोडक्शन होगा जस्ट इन टाइम में, तो लार्ज नंबर ऑफ डेली सप्लाई होगा, डेली हमारे पास बहुत सारे पेबल बनेंगे, लार्ज नंबर ऑफ पेबल का वॉल्यूम का रिकॉर्ड रखना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जस्ट इन टाइम कहता है कि तुम स्विच कर जाओ
सिंगल कंसोलिडेटेड मंथली पेमेंट सिस्टम पर, यानी कि एक बार में जितने पेबल होंगे उनका पेमेंट निपटा दो। लेकिन ये जो सिंगल पेमेंट तुम करोगे वो बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल प्रोडक्शन क्वांटिटी पे करोगे। अब ये थ्योरेटिकल प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या होती है यही बताया गया है एक तरह का, या बैक फ्लशिंग में यही कंसेप्ट बताया गया है। मान लीजिए कि फिनिश गुड्स एक्स प्रोडक्ट हम यहाँ पर बनाते हैं और हमको 1000 यूनिट बनाना है। जो रॉ मटेरियल ए होता है, रॉ मटेरियल बी होता है, ये 2-2000 क्वांटिटी लगेगा 1000 बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये 2-2000 क्वांटिटी, हमको पता है कि 1000 यूनिट हमारा प्रोडक्शन हुआ है, तो बिल ऑफ मटेरियल में से हम देखेंगे ए का कितना और बी का कितना मटेरियल लगता है हमको एक यूनिट बनाने के लिए। तो यहाँ पर पता चला 2000 और 2000 यूनिट लगेगा 1000 यूनिट बनाने के लिए, टोटल 2-2 यूनिट करके लगता है। फिर हम लोग उसमें स्क्रैप का एडजस्टमेंट करेंगे और कुछ ओपनिंग हमारे पास पहले से होगा रॉ मटेरियल, हमने अपने थोड़ा बहुत बचा होगा तो उसको माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक को। जो क्वांटिटी बचेगी तुम्हारा जो रेट होगा उसके हिसाब से हम लोग पे कर देंगे। अब इसी सिस्टम से बैक फ्लशिंग अकाउंटिंग काम करता है। लेकिन इसमें बोला जाता है, सप्लायर को पहले ही बोला जाता है तू अपना मुंह बंद रखना, मुंह का मतलब लिप्स बंद रखना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होगी, लॉट ट्रेस करना, इन्वेंट्री अकाउंटिंग करना, प्रोडक्शन रिपोर्टिंग और स्क्रैप रिपोर्टिंग, ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू ये कंसेप्ट की लॉट ट्रेस करना, इन्वेंट्री अकाउंटिंग करना और प्रोडक्शन रिपोर्टिंग करना और स्क्रैप रिपोर्टिंग करना, ये समस्या आती है। अब यहाँ पर जिट सिस्टम का एम क्या होता है, टाइम पर दो और अच्छी क्वालिटी का दो कम प्राइस पर, टाइम अच्छी क्वालिटी का लो प्राइस पर। जैसे जोमेटो आपको बोलता है कि हम टाइम पर डिलीवर करेंगे, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का डिलीवर करेंगे और कम प्राइस पर डिलीवर करेंगे। इसी तरह जिट सिस्टम का एम होता है कि डिमांड जो है ना उसका पूरा करो, टाइमली मैनर पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन सप्लाई करो और जितना कम से कम खर्चे पे हो सके वो करो। अब जिट सिस्टम का मेन फीचर क्या होता है, तो दो फीचर आपको रॉ मटेरियल के रिलेटेड दिखाई दे रहा है कि रॉ मटेरियल का हैंडलिंग कॉस्ट कम होता है और रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होती है। उसके बाद एक फीचर लेबर का, कि लेबर का आइडल टाइम जो होता है ना वो कम हो जाता है। एक डिफेक्ट होने की संभावनाएं कम रहती हैं क्योंकि हम लोग अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल भी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और सब कुछ अलर्ट है यहाँ पर, और कस्टमर हैप्पी रहता है। कस्टमर को जब ही आप टाइम पर दोगे, अच्छी क्वालिटी और लो प्राइस में दोगे तो वो जरूर से हैप्पी रहेगा। तो जिट सिस्टम के मेन फीचर आपने यहाँ पर देखें। अब हम लोग बात करते हैं कि इसेंशियल प्रीरिक्विजिट ऑफ जिट सिस्टम का इसेंशियल प्रीरिक्विजिट क्या होता है। तो यहाँ पर एलजी टीवी का डिमांड ज़्यादा है क्योंकि उसमें डीपी आपकी अच्छी दिखती है। यानी कि जो प्री रिक्विजिट होता है जस्ट इन टाइम सिस्टम का, ये प्री रिक्विजिट बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला गया है लो वैरायटी ऑफ गुड्स, यानी कि जो आप जिट सिस्टम चिल्ला रहे हो ना वो तभी हो पाएगा कि जबकि तुम्हारे पास बहुत सारे वैरायटी गुड्स के नहीं है और तुम्हारा सप्लायर वगैरह के साथ गुड कम्युनिकेशन है, कि जैसे ही मतलब तुम्हारा ऐसा नहीं है फोन ही नहीं लग रहा बंदे का। उसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी जो है आपका प्री रिक्विजिट होता है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पहले आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, जिट लगाने के लिए TQM इंप्लीमेंट करो। उसके बाद आपका जो सप्लायर है वो रिलायबल होना चाहिए, सप्लायर के साथ गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपका डिमांड भी स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सप्लायर जो है ना वो आपका मुंह ताकते रहे। उसके बाद डिफेक्ट फ्री रॉ मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लो वैरायटी ऑफ गुड्स, गुड कम्युनिकेशन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वेंडर रिलायबल, डिमांड स्टेबल, डिफेक्ट फ्री रॉ मटेरियल एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये सारी कुछ बातें होती है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ जिट सिस्टम। तो यानी कि इंपैक्ट ऑफ जिट सिस्टम क्या होता है, तो फटाफट अगर आप खाते हो क्या चीज, तो फास्ट फूड खाते हो, और फास्ट फूड में एक फास्ट फूड बड़ा फेमस है, वड़ा पाव। ठीक है, यानी कि वड़ा पाव, पी का मतलब प्रोडक्ट प्राइसिंग, ओ का मतलब ओवरहेड कॉस्ट और डब्ल्यू का मतलब वेस्ट कॉस्ट, यानी कि ये इंपैक्ट है। लेकिन उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है आपके पेट पे वड़ा पाव खाने का, ये आपको पता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जस्ट इन टाइम सिस्टम में वड़ा पाव, प्रोडक्ट प्राइस, ओवरहेड कॉस्ट और वेस्ट कॉस्ट, जैसे ही आपका इंपैक्ट आए जस्ट इन टाइम सिस्टम का, आपको समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट प्राइस, ओवरहेड कॉस्ट और वेस्ट कॉस्ट, ये तीन वर्डों को लेकर आपको जो है ना वो जो केस का आंसर लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट प्राइस, ओवरहेड कॉस्ट और वेस्ट कॉस्ट। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जिट सिस्टम में बहुत सारे रिस्क होंगे, जिट सिस्टम मतलब जल्दी से एग्जाम क्लियर करो, नहीं तो उसकी डोली कोई और लेकर चला जाएगा। तो DOLI यानी कि ये रिस्क है, यानी कि डिले प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सप्लायर कमीने के कारण डिले प्रोडक्शन हो सकता है, ओवर डिपेंड अपॉन सप्लायर तुम हो जा रहे हो। उसके बाद जो है ना लॉस्ट सेल, यानी कि कभी कभी तुम्हारा क्या होता है ना, जैसे सेल्स ऑर्डर कैंसिल हो गया तो तुम जो है ना सप्लायर को ये नहीं बोल सकते हो कि सॉरी बेटा ले जाओ वापस अपना। ठीक है, उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट तुम्हारा बढ़ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट बढ़ जाएगा।
एडवांटेज ऑफ जिट क्या होता है, तो यानी कि क्लोज डीएससी, डीएससी को बंद करो, डिजिटल सिग्नेचर को बंद करो, तो डिमांड रिस्पॉन्स, स्पेसलेस, उसके बाद जो ना कैपिटल तुम्हारा ब्लॉक नहीं होता है, और क्लोज रिलेशन विद सप्लायर होता है। ये एडवांटेज होता है कि सप्लायर के साथ तुम्हारे अच्छे रिश्ते हैं, कैपिटल तुम्हारा पूरा पूंजी फंसा नहीं, रॉ मटेरियल में ब्लॉक नहीं हुआ, और उसके बाद इन्वेंट्री नहीं मंगवाए तो स्पेस लेस लगा, जिसकी वजह से कई सारे होल्डिंग कॉस्ट वगैरह बच गए, और डिमांड का तुम टाइम पे रिस्पॉन्स कर पाए क्योंकि तुम्हारे सप्लायर ने झटपट करके तुमको पहुंचा के दिया। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बैक फ्लशिंग के बारे में। बैक फ्लशिंग क्या बोलता है कि जो जब तक फिनिश गुड तैयार नहीं होता तब तक कोई भी डेटा की एंट्री मत करो। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स जैसे तैयार होता है वैसे ही बिल ऑफ मटेरियल को देखकर जितनी क्वांटिटी फिनिश गुड्स बना है और हर क्वांटिटी को बनाने में कौन कौन सा और कितना कितना रॉ मटेरियल लगता है उसे मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम्हारे पास कुछ रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस था तो उसको माइनस करो, स्क्रैप का एडजस्टमेंट करो। अब यहीं पर बैक फ्लशिंग में वही होता है कि सप्लायर अपना मुंह बंद रखना, लिप्स बंद रखना, लॉट ट्रेस, इन्वेंट्री एक्यूरेसी, प्रोडक्शन रिपोर्टिंग और स्क्रैप रिपोर्टिंग, ये 4 बातें हो जाती है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर एक इशू आता है कि भाई साहब अगर मान लो कि कोई शिफ्ट में लेस इफिशिएंट वर्कर या अनस्किल्ड वर्कर काम करते हैं या कोई प्रॉब्लम आ गया या फिर बैक फ्लशिंग में, तो फिर तुम्हारा जो है ना ये एक्यूरेसी गया, तुम जो बता रहे हो ये जिट सिस्टम, तो इसमें बेचारा जो है ना खाली पीली का सप्लायर को घाटा हो जाएगा और वो अपना मुंह बंद रखेगा, लिप्स बंद रखेगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो फिर वो तुमको सप्लाई बाद में नहीं करना चाहेगा, तुमसे रिश्ता नाता तोड़ना चाहेगा। इसके बाद एक केस लॉस दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, वो आप देख लेना। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं काइजन कॉस्टिंग के बारे में। तो काइजन कॉस्टिंग में एक वर्ड देखो, अगर हम लोग इसको एक ठेठ हिंदी भाषा में देहाती की तरह बोलते हैं तो जन मतलब जनगण मन मला मतलब पब्लिक, ठीक है, काय रे पब्लिक काय हाल, ऐसे करके, यानी कि यहां पर बोलता है, यहां पर मैंने जन वर्ड इसलिए बोला ना क्योंकि यहां पर टीम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ये थोड़ी देर में हमको पता चलेगा। अब काइजन कॉस्टिंग में बोलता है कि ऑपरेशन एंड प्रोसेस में कंटिन्यू एग्जामिन एंड इंप्रूवमेंट करना है। तुम्हारा जो ऑपरेशन और प्रोसेस होगा, ओपी होगा, ओपी को एग्जामिन एंड इंप्रूव तुरंत करना है। स्मॉल बट इंक्रीमेंटल चेंज, स्मॉल छोटे छोटे चेंज करने हैं, रेडिकल चेंज नहीं करना है, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग नहीं करना है, छोटे छोटे चेंज करने हैं, ठीक है, जिससे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट तुमको लॉन्ग रन में दिखेगा। उसके बाद जहां तक बात करते हैं चेंज का मतलब क्या हो गया, तुम बोल रहे हो चेंज करने के लिए क्या चेंज करूं, तो बोलता है यहां पर कि वैल्यू इंजीनियरिंग या वगैरह जो है ना की तरह हमने यहाँ पर जो है ना PAT यानी कि प्रोडक्शन असेंबली और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस चेंज करना है। प्रोडक्शन असेंबली और डिस्ट्रीब्यूशन, पैड एलिमिनेट पैड, यानी कि हमको प्रोडक्शन असेंबली और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस चेंज करना है। वैल्यू इंजीनियरिंग में यहाँ पर सेम होता है, प्रोडक्शन असेंबली और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को चेंज करते हैं, लेकिन हमारा जो काइजन है वो समथिंग बेटर है उससे, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू इंजीनियरिंग केवल होती है और यहाँ पर वैल्यू इंजीनियरिंग जो है ना रिपीटेड मैनर में होता है, ठीक है, काइजन कॉस्टिंग में। अब काइजन कॉस्टिंग जब हम लोग बात करते हैं तो जनगण यानी कि एम्प्लॉय और प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का मतलब आता है आपको याद कॉलेज, और कॉलेज से होते हो आप ग्रेजुएट, और ग्रेजुएट होते हो तो नॉलेज मिलता है आपको, और नॉलेज मिलता है तो जॉब करते हो। लेकिन आजकल ग्रेजुएशन का जो क्वालिटी हो गया है उसके हिसाब से क्या होता है, कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा है, इसीलिए उनको अपना एजुकेशन सिस्टम की प्रोडक्टिविटी और सिस्टम को बदलना चाहिए। तो यही बात यहां पर बताई गई है कि काइजन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल, याद रहे काइजन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल, जन का मतलब जन के प्रिंसिपल, तो ग्रेजुएट का मतलब यहाँ पर ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, काइजन कॉस्टिंग की जब प्रिंसिपल की बात आती है तो यहाँ पर ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। एम्प्लॉय की बात आती है तो यहाँ पर बोलता है कि ऑल एरिया ऑफ एम्प्लॉय को आप इन्वॉल्व करते हो, यानी कि जन को, हर एरिया के जन को इन्वॉल्व करते हो। उसके बाद वेस्ट यानी कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। नॉलेज का मतलब कलेक्टिव डिसीजन एंड नॉलेज सप्लाई। नॉलेज, ग्रेजुएट होने के बाद आपको मिलता है नॉलेज, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था नॉलेज, और नॉलेज से मिलता है एम्प्लॉय को जॉब, यानी कि एम्प्लॉय भी यहाँ पर वर्ड आ गया, ग्रेजुएट भी यहाँ पर वर्ड आ गया, नॉलेज भी यहाँ पर वर्ड आ गया। लेकिन सेटिंग स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना यहाँ पर, और इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड सिस्टम, ये सब पॉइंट आप याद रखना है। मैंने जो ये मेमोरी टेक्निक बोली इसमें नेगेटिव लग रहा है कि मैं कुछ नेगेटिव बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ पर जो आपको पॉइंट लिखने हैं वो पॉजिटिव वे में लिखने हैं, बस इतना ध्यान देना। और एक बार ये सारे पॉइंट्स को पढ़ लोगे तो फिर ये पॉइंट आपके मिल गए। अब यहाँ पर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं जो है ना 5S की। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि लीन सिस्टम का ये 5S क्या होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर एक जो है ना क्या बोलते हैं, केत्सु नाम की लड़की है। केत्सु, ये अजीब सा कौन सा नाम है, तो आजकल दो नाम अजीब अजीब होने लगे। तो केत्सु नाम की लड़की है, उसकी मम्मी उसको बोलती है री, टन भर तुम आयु से देख के केत्सु ये ले आ रही है, सिट सूखे जा रहा है, सूखे जा रहा है, सूखे जा रहा है। यानी कि 5S का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पर सब में जो है ना ये 4 पॉइंट है, उसमें ना आपको सी जोड़ना है, ठीक है, सेरी, सेटन, ठीक है, सी, इसके बाद ISO। और देखो ये लास्ट वाला जो है बड़ा अच्छा है, देखो साफ साफ आपको बोलता है ना सिट सूखे जा रहा है, सिट सूखे जा रहा है जो आप बोलते हो ना, तो देखो यहाँ पर यही देखो सिट सूखे, इस तरीके से आप इसको याद करने की कोशिश कर सकते हो, सिट सूखे। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सेरी,
सेरी, उसके बाद सेटन, उसके बाद सेसो और उसके बाद सेकेस्टू। ये वर्ड आप याद रख सकते हो कैसे, री, टन, आईएसओ, केत्सु और सिट सूखे जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यहां पर बात करते हैं कि अगर इसको आपको दूसरा जो इसका मीनिंग हिंदी इंग्लिश फॉर्म है हमारा उसमें याद रखना है तो यहां पर बोलता है कि शॉर्ट पहनकर जो बाल सेट किया और उसको लग रहा था मेरा फेस शाइन कर रहा है, शॉर्ट पहनकर बाल सेट किया लग रहा था यानी कि शाइन कर रहा है फेस, और उसके बाद जो है ना उसने अपने स्टैंडर्ड पे ध्यान नहीं दिया और वो सस्टेन नहीं कर पाया, मतलब उसके बाल भी खराब हो गए बाहर निकलने के बाद। शॉर्ट सेट साइन, उसके बाद स्टैंडर्ड और सस्टेन। तो यहाँ पर मेमोरी टेक्निक की कोई खास जरूरत नहीं थी, बड़े आसानी से आपको याद रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी हम बात करते हैं कि हमारा जो है ना सब में 4 पॉइंट में शुरू में सी जोड़ देना है। इसके बाद मतलब सेरी, इसमें हमारा क्या हो गया कि कुछ ऑब्स्टेकल जो है ना रहे, इसलिए आपको नेसेसरी को इवेल्युएट करना है, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस और जो है ना सारी चीज़ों को हटा देना है, अननेसेसरी आइटम को और अननेसेसरी चीज़ों का एकोमोलेशन नहीं होने देना है। उसके बाद जो है ना सेट इन ऑर्डर, यानी कि यहां पर हम लोगों ने देखा कि री टन भर आईएसओ ले आई थी वो। ठीक है, तो यहां पर बोलते हैं कि आपको फीफो मेथड में अरेंज करना है, नियर टू वर्क सारी चीजों को रखना है, सारी चीजों को ऑर्डर में रखना है, यानी कि एक्सेसिबल अरेंज करना है। उसके बाद साइन, तो साइन मतलब आईएसओ, डेली बेसिस पर क्लीन करते रहना है, सेफ्टी वगैरह सबका ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना इतना अच्छा रखना है कि दूर से ही प्रॉब्लम कुछ हो तो दिखाई दे, जैसे आपके टेबल वगैरह पे इतनी गंदगी ना हो कि वो आपको दूर से ना दिखाई दे कि उस पर जो है ना कीड़े चल रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्डाइज, यानी कि सेकेत्सु, और यहाँ पर देखो सिट सूखे जा रहा है। तो ये वर्ड तो आप सस्टेन वाला वर्ड तो बड़े आराम से याद रख सकते हो, सिट सूखे जा रहा है, इस तरह से आप देख सकते हो। अब जहाँ तक बात करते हैं कि लीन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट में 5S लगाया जा सकता है, जी हाँ लगाया जा सकता है, हमारे हर एक लीन में 5S लगाया जा सकता है, और ये दोनों मिलकर मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा परिणाम देता है। इसका मतलब इन सबसे एरिया से केस लॉ पूछा जा सकता है, ऐसा बोल दिया। अब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की हम लोग बात करते हैं, तो यानी कि ये एक इक्विपमेंट मेंटेनेंस अप्रोच होता है। अभी प्रोडक्टिव मेंटेनेंस तुम करोगे तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या होगा, ये आपका इक्विपमेंट मेंटेनेंस आपका टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस अप्रोच होगा। इक्विपमेंट को मेंटेन यहां पर करने की बात हमारी चल रही है। अब यहां पर बात करते हैं कि टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट होता है नो बेड, आपको बेड नहीं चाहिए। बी का मतलब ब्रेकडाउन, इफिशियंसी लो और डाउन टाइम। ठीक है, ब्रेकडाउन, इफिशियंसी लो और डाउन टाइम ये नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि हाउ टीपीएम कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्गेनाइजेशन, तो ईएसआई अवार्ड दे दो आप सबको, ईएसआई अवार्ड दे दो सबको, अपने आप तुम्हारा जो है ना टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पर बात करते हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस बन जाएगा। ई का मतलब इन्वायरमेंट एंड अवेयरनेस, ई का मतलब जो फर्स्ट प्रिपरेशन स्टेज होता है उसमें बोला गया है इन्वायरमेंट एंड अवेयरनेस। एस का मतलब होता है जो इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, इंट्रोड्यूस करो यानी कि स्टार्ट करो और सबको इन्फॉर्म करो, सारे स्टेक होल्डर लोगों को, सप्लायर, कस्टमर या अदर स्टेक होल्डर लोगों को। आई का मतलब इंप्लीमेंट स्टेज, इंप्लीमेंट मतलब 8 पिलर्स को आप पूरा करो, और उसके बाद टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जो अच्छे से कर पाता है उसको अवार्ड दो। तो इन्वायरमेंट यानी कि सबसे पहले हम लोगों का प्रिपरेशन स्टेज में क्या बोला, इन्वायरमेंट एंड अवेयरनेस फैलाओ। उसके बाद एस का मतलब स्टार्ट करो और इन्फॉर्म करो सबको, और आई का मतलब 8 पिलर से इंप्लीमेंट करो, और अवार्ड का मतलब अवार्ड दो। 8 पिलर्स कौन कौन से होते हैं अब हम लोग बात करते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो ऑटो वाला है जो आपको कॉलेज ड्रॉप करता है रोज, वो प्लेन की तरह ऑटो चलाता है, तो ऑटो प्लेन उसमें से फेंको एजुकेशन एनवायरनमेंट को। ठीक है, एजुकेशन एनवायरनमेंट को मतलब ऑटो को प्लेन की तरह वो उड़ाएगा, तो उसमें से आप फेंको एजुकेशन, मतलब जो अभी अभी पढ़ाई करके आए हो उसका जो माइंड में कचरा है उसको निकालो। अब यानी कि यहां पर बात करते हैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस, ऑटो से ऑटोनोमस मेंटेनेंस। 8 पिलर्स है किस चीज का, 5S का ये। ठीक है, ऑटोनोमस मेंटेनेंस। प्लेन का मतलब प्लांट मेंटेनेंस। उसके बाद फोकस्ड यानी कि फोकस्ड इंप्रूवमेंट और अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इन ऑफिस, यानी कि यहां पर देख सकते हो टीपीएन ऑफिस ये पिलर है। उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी, यानी कि ऑटो, प्लेन, फेको, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, ये सब वर्ड से आपको क्लिक करना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो फाउंडेशन एंड पिलर क्या होते हैं। तो पहला पिलर फाउंडेशन जिसको 5S बोलते हैं। ठीक है, ये टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के फाउंडेशन की बात कर रहा है। उसके बाद बोलता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में 5S करो। यस, तुम्हारा मशीन पर 5S लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद ऑटोनोमस मेंटेनेंस, यानी कि नो डिफेक्ट बाई जो एक्टिव एम्प्लॉय जो है ना खुद से थोड़े बहुत डिफेक्ट को ठीक कर सके। फोकस करो काइजन पे। उसके बाद जो है ना प्लांट मेंटेनेंस करो, ब्रेकडाउन, लो इफिशियंसी
एफिशिएंसी और बेड को ध्यान में रख के अर्ली मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करो, क्वालिटी मेंटेनेंस मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम यहाँ पर लगाओ और हेल्थ सेफ्टी का वगैरह सबका ध्यान रखो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट इन टीपीएम। टीपीएम को आपको मेजरमेंट करना है कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आपका ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसको ही बोलते हैं कि जो मेजरमेंट करने का तुम्हारे पास जो जरिया है ना, वो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस नाम का एक चिड़िया है। ठीक है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, इस चीज को लगाओ तो फिर आपको पता चल जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो OEE होता है उसमें यहाँ पर 6 प्रकार के बिग लॉस कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, बिग लॉस कैलकुलेट होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि देखो यहाँ पर मान लीजिए कि आप कार चला रहे हो, आप न्यू ड्राइवर हो, तो यहाँ पर मैंने बोला कि माइनर मतलब थोड़ा धीरे से ब्रेक लगाओ और एडजस्ट करो अपने स्पीड को, ताकि किसी को हम डिफेक्ट ना पहुंचा सके, नहीं तो हमको यील्ड चुकाना पड़ेगा। मतलब किसी की गाड़ी को तुम ठोक दोगे तो तुमको पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पर तुमको मैंने बोला कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस पर ध्यान रखो। तो यानी कि यहां पर बोला मैंने माइनर, तो पहला बोलता है कि माइनर स्टॉप एंड आइडल, यानी कि अवेलेबिलिटी रेशियो से यहां पर हम जानेंगे। बी का मतलब ब्रेक का मतलब ब्रेक डाउन, एडजस्ट का मतलब एडजस्टमेंट, उसके बाद जो है ना स्पीड का मतलब यहां पर बोलता है कि रिड्यूस स्पीड, यील्ड का मतलब रिड्यूस यील्ड, और डिफेक्ट का मतलब डिफेक्ट एंड रीवर्क। इन सब से आपको पता चल जाएगा, इन सब पॉइंट्स को आप चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आपका सही से चल रहा है कि नहीं। तो माइनर स्टॉप एंड आइडल से पता चलेगा, ब्रेकडाउन से, एडजस्टमेंट से, स्पीड और यील्ड रिड्यूस से, और डिफेक्ट रिवर्क से आपको पता चल जाएगा। फिर यहां पर बात करते हैं कि अगर आपको यानी कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है OEE से, तो यहां पर बताया गया है APQ। आप क्यों करोगे OEE से APQ, यानी कि A का मतलब अवेलेबिलिटी रेशियो, P का मतलब परफॉर्मेंस रेशियो और क्वालिटी रेशियो। अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी रेशियो का फॉर्मूला जो है ना, उस पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, और बाद में आप देख सकते हो कि यहां पर फॉर्मूला दिया गया है। अवेलेबिलिटी का रेशियो का मतलब ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय जो प्लान किया था वो टाइम। उसके परफॉर्मेंस रेशियो के बारे में बताया है कि जितना तुम्हारा टाइम लगना चाहिए था और जितना ऑपरेटिंग टाइम लगा है उससे निकाल सकते हो, और क्वालिटी रेशियो से जितना गुड क्वालिटी प्रोड्यूस हुआ है, टोटल जितना गुड क्वालिटी का काउंट होना चाहिए और जितना टोटल क्वालिटी है, तो उससे परफॉर्मेंस पता चल सकता है। अब यहाँ पर TPM और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या क्या जो है ना कनेक्शन है, तो यानी कि यहाँ पर बोलता है कि आपका दोनों में दोनों कॉम्पिटिशन पे ध्यान देता है, यानी कि आपका जो है ना कॉस्ट रिड्यूस करके, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करके कॉम्पिटिटिव वातावरण क्रिएट करता है। दोनों हर एक फेज के एम्प्लॉय को इन्वॉल्वमेंट करने के लिए बोलता है, दोनों लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बोलता है, और दोनों का जो कुछ टाइम लगता है, दोनों का बेनिफिट तुरंत नहीं दिखता है, कुछ टाइम लगता है बेनिफिट में, और दोनों में टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट की आवश्यकता होती है। तो दोनों का कनेक्शन क्या है, दोनों का ऐसा कनेक्शन है कि दोनों एक जैसा सोचता है, कंपटीशन अच्छा करता है, कंपटीशन में हमारा पोजीशन अच्छा करता है, उसके बाद यानी कि वर्कर को हर एक फेज में इन्वॉल्व करता है, ट्रेनिंग देता है, लॉन्ग टाइम में इनका बेनिफिट देखता है, और टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, ये सारी चीजें इन दोनों को लगती है। अब सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग और वन पीस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन किसको बोला जाता है, जो कि हम लोगों ने देखा था, एक बंदा खड़ा था मेरी गंदी सी पिक्चर में, वही चीज यहां पर बात करते हैं। तो गोल की बात हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि मतलब गोल क्या है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का। तो अगर आपका यहां पर हम लोग बात करते हैं कि जो आपने धोनी पिक्चर देखी थी, उसमें सुशांत राजपूत का जो मूव था, जो बैटिंग करने का, वो लिटिल सिमिलर था, मतलब बहुत हद तक मिल रहा था महेंद्र सिंह धोनी से, इतनी प्रैक्टिस उसने की थी। यानी कि मूव क्विक, यानी कि मूव लिटिल सिमिलर। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में मूव लिटिल सिमिलर, ये 3 वर्ड आपको याद रखना है। क्विक मूव करना है, लिटिल वेस्ट जो है ना वो चलता है, और सिमिलर जो प्रोडक्शन में, यानी कि यहां पर क्या बोला, वाइड वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्शन आप करोगे तभी जाके ये चलेगा। तो टू मूव क्विक एज क्विक पॉसिबल, जितना आजू बाजू में तुम सेल बना के रखोगे ना उतना जल्दी मूव करेगा। उसके बाद वाइड वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट और मेकिंग लिटिल वेस्ट, जितना कम से कम हो सके वेस्ट करो। उसके बाद बात करते हैं कि असेंबली लाइन मल्टीपल, जो असेंबली लाइन में क्या होता है, जब बहुत सारे सेल्स यूज किए जाते हैं। अब ये सेल्स, हर एक सेल्स में ना कई सारे मशीन्स होते हैं, तो आप हर एक सेल्स को यू शेप में जो है ना डालो। हर एक सेल्स में कई सारे मशीन होते हैं, असेंबली लाइन में तो मल्टीपल मशीन चाहिए होता है, और हर मशीन का कई सारे छोटे छोटे जो है ना पार्ट्स होते हैं, जो उसको यानी कि हर एक सेल्स को ध्यान में रखो कि हर एक सेल्स में बड़ी मशीन्स बहुत मशीन्स होते हैं, और हर एक को यू शेप में रखना है, हर एक सेल्स को आपको। इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस, जहां तक हम लोग बात करते हैं कि इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि क्या इंप्लीमेंट करना है, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग इंप्लीमेंट करना है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, यहां पर बात करते हैं कि जो
पार्ट जो है ना, पार्ट्स को आप एक फैमिली बनाओगे, जो मशीन के पार्ट्स हैं उसको एक फैमिली बनाओगे, उसको ग्रुप करोगे सिमिलरिटी के बेसिस पर, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस। अब ये प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस कैसे होता है, ये आगे आप देख सकते हो कि यहाँ पर बोला गया आइटम जो है, जो सेम प्रोसेस और सेम इक्विपमेंट जिसको लगते हैं ना, उसको आजू बाजू में रखो। मान लीजिए कि मेरा प्रोडक्ट बनाने में भी वही प्रोसेस और वही मशीन लगता है और आपका प्रोडक्ट बनाने में भी, तो हम लोग क्यों ना करें आजू बाजू हम करें, भले ही हमारी बनती नहीं है फिर भी। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर बोला गया पार्ट्स ग्रुप इनटू सिमिलर, जो सिमिलरिटी के बेसिस पर, उसके बाद सेल क्रिएट करो। पार्ट्स को पहले सिमिलरिटी के बेसिस पर रखो, उसके बाद जो है ना हर पार्ट्स का जो फैमिली होगा ना उसका एक सेल बनाओ। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि अगर तुमको चाहिए तो मैथमेटिकल मॉडल या एल्गोरिथम भी तुम फॉलो कर सकते हो, और इंटर सेल का मूव करना, मेटल को हैंडल करना आसान होगा, इस तरीके का तुम यूज शेप बनाओ। ठीक है, ये बात यहाँ पर बात करते हैं, इसी को बोलते हैं मशीन पार्ट ग्रुपिंग करना, यानी कि पार्ट का फैमिली बनाओ और इक्विपमेंट का ग्रुप बनाओ, पार्ट का फैमिली बनाओ और इक्विपमेंट का ग्रुप बनाओ, इसी को बोलते हैं मशीन पार्ट ग्रुपिंग। इसी को बोलते हैं क्लस्टरिंग मेथड, यानी कि पार्ट फैमिली ग्रुपिंग करो, मशीन का ग्रुपिंग करो और मशीन पार्ट ग्रुपिंग करो। ठीक है, ये तीन बातें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है और ये चीज़ें आप एक बार रीड कर लेना। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिफिकल्ट इन क्रिएटिंग फ्लो। ये जो फ्लो है इतना आसान तो है नहीं क्रिएट करना, तो ये क्रिएट कैसे किया जा सकता है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का, तो क्या डिफिकल्टीज आती है यहाँ पर। डिफिकल्टीज क्या आती है ना, जो भी मशीन की बात बोल रहे हो ना कि तुम्हारे प्रोडक्ट बनाने में अलग टाइम लगता है, मेरे प्रोडक्ट बनाने में अलग टाइम लगता है, तो ऑपरेशन एंड कंप्लीशन का टाइम अलग हो सकता है, मेरा सेल लोड होने में टाइम लेता है, मेरे सेल का बोटलनेक अलग है, मशीन का डिस्टेंस और लोकेशन और रीलोकेशन करना इतना आसान नहीं, इतने भारी भारी मशीन होते हैं, और कुछ एक्सेप्शनल इश्यूज आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि पार्ट जो होता है, पार्ट रूटीन पार्ट और डायनेमिक पार्ट जो होता है, किसी किसी को मेरे काम को डायनेमिक पार्ट का डिमांड लगता है और आपके को केवल रूटीन का डिमांड लगता है, तो ये भी फर्क आ सकता है। ये सारे डिफिकल्टीज होते हैं, इसको बड़े ध्यान से पॉज करके एक बार आप रीड कर लो और दिमाग में बैठाओ। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि बेनिफिट एंड कॉस्ट। यहाँ पर बात करते हैं कि बेनिफिट एंड कॉस्ट क्या होता है, तो यहाँ पर बोला गया है कि सेल जो होता है वो रिड्यूस करता है किस चीज़ का, आपके फ्लो का टाइम को, डिस्टेंस को, स्पेस को, इन्वेंट्री को, हैंडलिंग को, शेड्यूलिंग, ट्रांजिशन को, स्क्रैप को और रिवर्क को। यानी कि आपका जो बेनिफिट ये होता है कि सेल इन सब चीज़ों को रिड्यूस करता है। दूसरी बात बोला गया है कि सेल जो है वो सिंप्लीफाइड एंड जो हाई वैलिडिटी कॉस्टिंग करता है, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल करता है। एम्प्लॉय को भी बेनिफिट होता है कि एम्प्लॉय खुद मोटिवेटेड रहते हैं और वर्कर लोगों को कम से कम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, और प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कम होती है, और उसके बाद जो है ना स्पेसिफिक फ्लो ऑफ वॉल्यूम बना रहता है, और ऑपरेशन जो होता है कभी कभी कॉस्टली हो जाता है। तो ये कुछ बातें दी गई है। अब यहाँ पर 6 सिग्मा के बारे में बताया गया है। ये 6 सिग्मा क्या होता है, ये क्वालिटी को इंप्रूव करने का टेक्निक होता है। यही बात बताया गया है कि पर मिलियन अपॉर्चुनिटी में केवल 3.4 डिफेक्ट, यानी कि अगर पर मिलियन अपॉर्चुनिटी में आपका 3.4 डिफेक्ट होगा केवल, तो उस सिचुएशन में आप लगभग नियर परफेक्शन हो। अभी भी परफेक्ट कोई नहीं होता है संसार में, इसीलिए बोला नियर परफेक्शन, यानी कि क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से आप परफेक्ट हो। 3.4 पर डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, और गेटिंग थिंग राइट 99 3 बार 9 2 बार 6, ठीक है, 99 3 बार 9 है, 99966% एक्यूरेसी, इतना एक्यूरेट है ये। ठीक है, अभी ये समझ लो कि यहाँ पर बोला गया है कि एक तरह से क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक जो है 6 सिग्मा, जिसको मिल गया ये अवार्ड, मतलब समझो कि उनसे इतना परफेक्ट कोई नहीं है, ऐसा करके यहाँ पर बताना चाह रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 6 सिग्मा क्या चीज़ पर फोकस करता है, तो यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर जो है ना 6 सिग्मा जो फोकस करता है ब्रो, यहाँ पर गोलगप्पा खा लो, कोका कोला पी लो, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और तब गाड़ी को ड्राइव करो, जिससे तुम्हारा एग्जाम में भी तुम्हारा इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो ब्रो यानी कि ये प्राइमरी फोकस करता है 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा जो है ना 6 सिग्मा, तो जैसे आप 6 दोस्त लोग साथ में जा रहे हो, तो बोल रहे हो पहले गोलगप्पा खाएंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे जिससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और उसके बाद जो है ना ड्राइविंग करेंगे ताकि हमारा जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके। तो ब्रो को यहाँ पर पढ़ो प्रो, यानी कि प्रोएक्टिव टीम चाहिए। तो आप लोगों को 6 लोग 6 सिग्मा है, तो 6 लोगों का टीम चाहिए, प्रोएक्टिव टीम। और गोल का मतलब परफेक्शन गोल, परफेक्शन इन गोल, गोल में परफेक्शन होना चाहिए, गोल गप्पा नहीं होना चाहिए, परफेक्शन इन गोल होना चाहिए। कोला का मतलब कोका कोला नहीं पीना है, कोलाब्रेशन। और सेटिस्फैक्शन का मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इंप्रूव का मतलब इंप्रूव मैनेजमेंट प्रोसेस, और ड्राइव का मतलब डाटा जो ड्राइवन डिसीजंस होता है वो। इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब जहां तक बात करते हैं कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ 6 सिग्मा का इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, तो यानी कि 6 सिग्मा का इंप्लीमेंट करने के लिए दिमक लगा दामाद की वैरायटी को। दामाद की वैरायटी सेकंड वाला है और फर्स्ट वाला है दिमक, यानी कि दिमक हम क्या बोलेंगे, डीमैक।
ठीक है, डीमैक। तो डी का मतलब डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, इंप्रूव और कंट्रोल। यानी कि यहां पर जो सिक्स सिग्मा लगाने का जो आपका इंप्लीमेंटेशन करने की जब बात आती है ना, तो यानी कि दिमक लगाना पड़ेगा आपको दामाद की वैरायटी में। ठीक है, तो डीमैक, तो डीमैक का मतलब क्या हो गया, यहां पर डिफाइन करना, करंट जो प्रॉब्लम, गोल या कस्टमर रिक्वायरमेंट होते हैं करंट प्रोजेक्ट का, उसको डिफाइन करना है। यानी कि आपका जो डीमैक होगा ना, डीमैक होता है केवल एग्जिस्टिंग प्रोसेस के लिए या प्री डिफाइंड या फिक्स प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम आपको पहले से पता है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस पहले से है, उसी में आप सुधार करना चाहते हो, बिगड़े को सुधारने के लिए होता है डीमैक, और नया बनाने के लिए, फ्रेश बनाने के लिए होता है दामाद वैरायटी। ठीक है, तो दामाद मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो। तो डी का मतलब यहां पर डिफाइन, तो करंट प्रोजेक्ट को प्रॉब्लम, गोल और कस्टमर रिक्वायरमेंट। मेजर का मतलब परफॉर्मेंस, प्रोसेस को मेजरमेंट करता है। एनालिसिस का मतलब रूट कॉज को एनालिसिस करता है, दर्द है कहां पे, क्यों, किस चीज की समस्या है। एड्रेस एंड एलिमिनेट रूट कॉज को हटाता है, यानी कि ये बीमार को ठीक कर रहा है। और कंट्रोल, मेंटेन एंड इंप्रूवमेंट फ्यूचर प्रोसेस, फ्यूचर के लिए ध्यान रखना है कि तुमको ये बीमारी दोबारा ना हो जाए, इसीलिए आज से चीनी खाना बंद कर दो, जैसे बोलता है। तो डिफाइन, तो करंट प्रॉब्लम, गोल को डिफाइन करता है, परफॉर्मेंस को, प्रोसेस को मेजर करता है, रूट कॉज देखता है, एड्रेस एंड एलिमिनेट रूट कॉज, और उसके बाद जो है ना फ्यूचर प्रोसेस के लिए ध्यान रखता है। अब जो डीमैक होता है उसमें जो होता है, कब कौन से सर्कमस्टांसेस में डीमैक इस्तेमाल किया जाता है, तो बोलता है तुम्हारा एग्जिस्टिंग प्रोसेस हो, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो, या फिर सिंगल टाइम अल्टरेशन की बात कर रहे हो। तो इसका कंडीशन ये है कि तुम्हारा कंपटीशन जो है वो स्टेबल होना चाहिए, कस्टमर का बिहेवियर स्टेबल होना चाहिए और टेक्नोलॉजी स्टेबल होना चाहिए। ऐसा क्या हो सकता है, कंपटीशन, कस्टमर का बिहेवियर और टेक्नोलॉजी तीनों स्टेबल हो जाएगी, प्रोसेस एग्जिस्टिंग, ऑनगोइंग और सिंगल अल्टरेशन के टाइम पर ये डीमैक का यूज किया जा सकता है। अब जहां तक बात करते हैं कि डीमैक के बाद हम लोग बात करेंगे जो हमारा अगला कंसेप्ट है। हमारा अगला कंसेप्ट कौन सा है, तो ये बोलता है कि ठीक है, यानी कि यहां पर हम लोग बात करते हैं DMAD। ठीक है, डैमेड, इसको हमने क्या पढ़ा, डैमेड वेरीफाई, यानी कि आप वेरीफाई करना मुश्किल हो गया। अभी यहां पर बात करते हैं कि डी का मतलब यहां पर डिफाइन, प्रोजेक्ट गोल एंड कस्टमर डिलीवरेबल्स को, यानी कि आपको डिफाइन करना है प्रोजेक्ट के गोल को और कस्टमर को क्या देना है। वहां पर क्या गोल करना था, जो प्रॉब्लम था उसको और कस्टमर के रिक्वायरमेंट को, यहां पर आपको क्या देना है और क्या गोल है। वहां पर भी गोल था, प्रोजेक्ट गोल था, गोल तो यहां पर दोनों है, गोल दोनों के केस में, डिफाइन के केस में, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम को, प्रोजेक्ट गोल को और कस्टमर रिक्वायरमेंट को, और यहां पर प्रोजेक्ट गोल और कस्टमर डिलीवरेबल को डिफाइन करना है, मेजर करना है। वहां पर करंट परफॉर्मेंस को मेजर करते थे, लेकिन यहां पर कस्टमर नीड एंड सेटिस्फैक्शन को, ठीक है, एनालिसिस करते थे। वहां पर रूट कॉज को, यहां पर प्रोसेस ऑप्शंस को, वहां पर डिजाइन कर, वहां पर क्या करते थे कि आपका जो है ना अगला प्रोसेस जो है यहां पर वो उससे मैच नहीं होता था। हम लोग वहां पर डीमैक में क्या करते थे, डीमैक में करते थे इंप्रूव एंड कंट्रोल, लास्ट वाला इंप्रूव एंड कंट्रोल करते थे। ठीक है, लास्ट वाला देख सकते हो कि इंप्रूव एंड कंट्रोल करते थे, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, इंप्रूव एंड कंट्रोल नहीं करते, इंप्रूव की जगह पे डिजाइन करते हैं और कंट्रोल की जगह पे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये फर्क आ जाता है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि डिजाइन, प्रोसेस को डिजाइन करना है कस्टमर नीड को ध्यान में रख के, और डिजाइन परफॉर्मेंस मीट कस्टमर नीड, यानी कि ये हमको 4 पॉइंट जो बताता है ना, ये डिफाइन के अलावा सब में कस्टमर नीड शब्द का इस्तेमाल आपको कंफर्म करना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पर डीएम डेव होता है, यानी कि आपका जो सेकंड वाला जो इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस होता है, जो कि आपका नॉन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए या प्रोसेस के लिए जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, या एग्जिस्ट तो है लेकिन ये कैपिटल नेचर का है, यानी कि एग्जिस्टिंग की कैपेसिटी को आप बढ़ाते हो तो नहीं बोलते हो कि रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर अकाउंट्स में। वैसे यहाँ पर बात कर रही है कि एग्जिस्टिंग की कैपेसिटी को आप बढ़ाना चाहते हो, तो ऑप्टिमाइज करना चाहते हो एग्जिस्टिंग का, तभी भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये भी आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। मल्टीपल प्रोसेस अल्टरेशन, वहां पर सिंगल प्रोसेस था, यहाँ पर बोलता है कि और प्रोसेस में स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस प्रोजेक्ट, स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस प्रोसेस में, और उसके बाद ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग में, और नॉन एग्जिस्टिंग तो ये तो आपको याद रहेगा, और मल्टीपल प्रोसेस अल्टरेशन याद रहेगा। चेंज यहाँ पर चेंज होते रहता है, कॉम्पिटिटर्स का परफॉर्मेंस, कस्टमर का बिहेवियर और टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रो करते रहता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सिमिलरिटी दोनों के बीच में क्या है, तो यानी कि यहाँ पर बोलता है कि दोनों जो है डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी का बेस्ड होता है, दोनों एक प्रकार का क्वालिटी मैनेजमेंट टूल होता है, और कस्टमर नीड को फोकस करना दोनों का काम होता है, दोनों कस्टमर के लिए मरता है। एक बोलता है डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, दोनों में क्वालिटी मैनेजमेंट टूल दोनों एक प्रकार का होता है, और कस्टमर नीड के लिए दोनों मरता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो यहाँ पर ये वाला जो सेकंड वाला होता था वो क्या बोलता था, न्यू डिजाइन या रीडिजाइन के लिए होता है। उसके दोनों में डिफरेंस बताया गया है कि डीमैक में और डैमडेव में क्या अंतर होता है। तो यानी कि यहाँ पर बोलता है रिव्यू एंड फिक्स करता है प्रॉब्लम को, और यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस को डिजाइन करता है। यहाँ पर रिएक्टिव और ये प्रोएक्टिव, ये कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग के प्रोडक्ट कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो गया ये। ठीक है, और ये कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि कैपिटल नेचर का खर्चा हो गया, जैसे आप अकाउंट्स में सोचते हो। उसके बाद रूपी बेनिफिट क्वांटिफाइड रैदर देन क्विकली,
यानी कि बेनिफिट आपको रादर क्विकली, यानी कि यहाँ पर रूपी बेनिफिट जो है ना क्वांटिफाई किया जाता है, लेकिन रूपी बेनिफिट जो आपका ये वाला होता है उसमें मुश्किल होता है क्वांटिफाई करना। उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है और ये डेवलपमेंट का मेथोलॉजी अपनाता है। ठीक है, ये बात एक बार देख लेना। लिमिटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा, लिमिटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा क्या होता है, ये बोलता है कि केवल क्वालिटी पर फोकस करता है और स्पेसिफिक प्रोसेस पर फोकस करता है। इंटेंजिबल रिजल्ट के साथ अच्छा नहीं है, इसमें काफी इन्वेस्टमेंट लग जाता है, कुछ टास्क के लिए बेचारा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हर एक प्रोडक्ट को सिक्स सिग्मा लगाया जा सके ऐसा संभव ही नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर बोलता है कि रियल टाइम बैरियर ये होता है कि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट को प्रैक्टिकल लाना, एग्जीक्यूट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है इतना % एक्यूरेसी, लेकिन एक्चुअली में होना इतना ही मुश्किल है। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई कि केवल क्वालिटी को फोकस करता है, स्पेसिफिक प्रोसेस को फोकस करता है, इंटेंजिबल रिजल्ट जो होता है के साथ अच्छा नहीं है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, कुछ टास्क के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, सारे प्रोडक्ट के लिए अच्छा नहीं होता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट को प्रैक्टिकल बदलना बहुत मुश्किल होता है। अब जहां तक बात करते हैं कि लीन सिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ लीन एंड सिक्स सिग्मा, ये दोनों को कंबाइन कर दोगे ना, लीन और सिक्स सिग्मा कंसेप्ट को, बाकी लीन को भी, तो ग्रेटर रिजल्ट देता है। किसी प्रोसेस को जो है ना इंक्रीज कर देता है, किसी स्पीड इफिशियंसी को, मैक्सिमम प्रॉफिट, बेटर टीम, मिनिमम कॉस्ट से जो सेटिस्फाई कस्टमर, ये सारे रिजल्ट इसके आते हैं दोनों को मिक्स करने के बाद। ठीक है, प्रोसेस इनोवेशन की हम लोग बात करते हैं। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इंप्लीमेंट करना नए और इंप्रूव्ड प्रोसेस को प्रोडक्शन में, डिलीवरी सिस्टम में और सपोर्ट सर्विस में, पीडीएस में, प्रोडक्शन डिलीवरी और सपोर्ट सिस्टम में। प्रोसेस इनोवेशन क्या करता है, तो बोलता है प्रोडक्शन में आप क्या करते हो, प्रोसेस इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग कंप्यूटर आप प्रोडक्शन में लगाते हो, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, नए और इंप्रूव जो इनोवेटिव चीजें लगा रहे हो ना, तो नया प्रोसेस, नया इक्विपमेंट या नया टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग कंप्यूटर। डिलीवरी में बोलते हैं कि डिलीवरी में बोलता है टूल्स, टेक्निक्स और सॉल्यूशन लगाते हो, जैसे बारकोड ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, ऑनलाइन सपोर्ट, ये सब आपने लगा दिया। सपोर्ट सर्विस में परचेजिंग, मेंटेनेंस एंड अकाउंटिंग का सपोर्ट सिस्टम, ये सब सिस्टम आप लगाते हो। उसके बाद बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये क्या होता है, इसमें कुछ बातें याद रखनी है। यहाँ पर क्या क्या रखनी होती है, फार्दे करके ध्यान में रखना। फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन, ड्रामेटिकल इंप्रूवमेंट और इन टू एंड बिजनेस प्रोसेस, यानी कि फंडामेंटल रीथिंकिंग का मतलब क्यों करे, कैसे करे, क्या हमारी कोई वैल्यू ऐड हो रही है उसको करने से। रेडिकल रीडिजाइन में हमको सोचना है कि हमारी समस्या का रूट कॉज क्या है, क्या री इन्वेंशन पॉसिबल है। ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट में अचीव जो है ना क्वांटम लीप, अचानक से जो है ना ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट करके कुछ हम खास करना चाहते हैं, ये काफी रिस्की होता है। इन टू एंड बिजनेस प्रोसेस, यानी कि री इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में आप ये वर्ड जरूर से याद रखना कि फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल डिजाइन, ठीक है, FR, और इसके बाद DE, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट और इन टू एंड बिजनेस प्रोसेस। इस तरीके से जो है यहाँ पर आपने चीजों को देखा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मेन बिजनेस और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बोला गया है ना कि आपने जितने भी टास्क होते हैं ना, हर टास्क पे आपको BPR लगाना है ना, तो उसको रीडिजाइन करो, हर एक टास्क को। एक तो पहले तो जो टास्क को प्रोसेस में बदलो, उसके बाद रीडिजाइन करो, उसके बाद जो री इंजीनियरिंग है ना, उसको जो भी प्रोसेस आपने बनाया है ना, उसको इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट करने के बाद देखो कि कुछ नॉन वैल्यू एडिट रह गया क्या उसमें, उसको हटाओ तुरंत, और उसके बाद बोलता है कि जो कुछ अगर बच गया तो उसको भी वापस से रीडिजाइन करो। इस तरीके से मेन स्टेज में बोला कि पहले प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, उसके प्रोसेस को रीअसेंबल करो, नॉन वैल्यू एडेड को हटा दो यानी कि रैशनलाइज करो, और उसके बाद जो है ना रीडिजाइन करो। इसको आप याद कैसे रख सकते हो, मेन स्टेज ऑफ BPR। तो BPR करने के लिए कौन गई, आपकी रिया नाम की एक फ्रेंड गई, ठीक है, वो रेड कपड़े पहन के राशन लेने के लिए लाइन में खड़ी हो गई, लेकिन उसको वहां पर किसी ने पहचाना ही नहीं, इसीलिए राशन नहीं दिया। प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, पहचाना नहीं, ठीक है, यानी कि यहां पर बात करते हैं रिया, प्रोसेस रीअसेंबली, उसके बाद राशन, तो प्रोसेस रैशनलाइजेशन, और रेड यानी कि रेड से मतलब रीडिजाइन। ये सब करके आप याद रख सकते हो। इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को देखा। चैप्टर काफी लंबा चौड़ा था और मैंने मेमोरी टेक्निक के साथ साथ कहीं कहीं एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगेगा। अगली वीडियो तक के लिए जयराम जी की।